छोटी छोटी जानकारी से आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह। आपका खास कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात इस शहर के जाने माने चिकित्सकों से कराते हैं। उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आपको होना है स्वस्थ। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए इस शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल, जो एक माने जाने डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, आज उनसे हम बातचीत करेंगे एक गंभीर विषय पे, थायराइड। जो कि थायराइड दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसी में बातचीत करने के लिए हम आइए डॉक्टर साहब का स्वागत, का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं थायराइड पे। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि थायराइड होता कहाँ है और ये क्या चीज़ है थायराइड। देखिए, थायराइड एक ग्रंथि है जो कि गले के में आगे वाले हिस्से पे यहाँ पर मध्य में होता है। तो इसके दो हिस्से होते हैं, बटरफ्लाई की तरह, यानी कि तितली के आकार नुमा होता है ये, और लगभग इसकी साइज मान के चलिए कि 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई और लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ये ग्लैंड दो हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट, दायां और बायां, और बीच में एक हिस्से से जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं इस्थमस। तो ये अपने थायराइड ग्लैंड ये हर इंसान में होता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, और ये शारीरिक के जरूरत के लिए हिसाब से सीक्रेट होता है, समय के हिसाब से इसका सीक्रेशन होता है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, अलग अलग समय के हिसाब से इसका सीक्रेशन बनता है। अभी आपने बताया कि थायराइड कहाँ होता है, तो इसका शरीर में क्या रोल है, इसका थायराइड का क्या महत्व है? देखिए, थायराइड ग्रंथि जो होती है, जब बच्चा पेट में होता है तो 11 से 12 हफ्ते तक थायराइड ग्रंथि बन जाती है। उसके बाद बच्चा अपना खुद थायराइड हार्मोन सीक्रेट करना शुरू करता है। तो इसका रोल जो है, मतलब माँ के पेट से शुरू होकर के जीवन के आखिरी सफर तक होता है। तो जब कहा जाए तो मस्तिष्क के विकास में थायराइड हार्मोन का बहुत विकास जरूरत होती है, हड्डियों के लिए जरूरत होती है, हड्डियों को ग्रोथ करने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए इसका बहुत ही योगदान होता है। ये हो गया अपना, और बच्चे के हृदय की गति को भी ये नियंत्रित करता है। पैदा होने के बाद बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे की लंबाई में भी इस हार्मोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। साथ ही साथ शरीर में जो तत्व होते हैं, शुगर है, प्रोटीन है, फैट है, तो इन सारे तत्वों को भी एक तरीके से प्रॉपर सामान्य रूप में उसको नियंत्रित करना थायराइड हार्मोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक और स्थिति होती है जब इंसान उस स्थिति में आता है जब कि उसको स्ट्रेस हो जाता है, तो उसमें ये हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ जाती है, तो उसमें भी इसका बहुत ही महत्व होता है। तो कुल मिलाकर के शारीरिक ग्रोथ, हड्डियों का ग्रोथ, हड्डियों का विकास, और शरीर में मेटाबॉलिज्म, शुगर का हो या लिपिड का हो, चाहे प्रोटीन का हो, इन सभी मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। कम या ज्यादा होने पर क्या फर्क पड़ता है शरीर में? ये एक बहुत ही विस्तृत विषय है, तो मैं दर्शकों को इसको संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहूंगा कि जब थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब T4, T3 कम हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं TSH, जो मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, उसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वहां से निकलता है। वो जब बढ़ जाता है तो उसे TSH बढ़ जाता है और T4, T3 कम होता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, मतलब कि हार्मोन की कमी हो जाना। इस स्थिति में मरीज का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मरीज को ठंड लगती है, कब्ज की शिकायत होती है, थकान हो जाता है, मरीज जो है उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और महिलाओं में उसकी मासिक स्थिति जो होती है, महामारी से बोलते हैं हम लोग, वो अनियंत्रित हो जाता है। तो मोटे तौर पे ये सारे लक्षण होते हैं हाइपोथायराइड के। दूसरा है हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड मतलब कि जब कभी ग्रंथि जो है ज्यादा मात्रा में हार्मोन सीक्रेट करता है, उस स्थिति में वो हार्मोन जाकर के जो अपनी स्थिति थी हाइपोथायराइड में, उसके उल्टे हो जाती है। यानी कि मरीज का वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, बहुत बार बार लेटरिन करने जाना, और साथ ही साथ गर्मी लगना, नींद कम आना, पसीना बहुत आना, घबराहट होना, ये सारी स्थिति हाइपरथायराइड की स्थिति में मिल सकती है। तो आम मरीज कैसे पहचाने कि उसको थायराइड है? क्या सिम्टम ऐसा लगेगा कि उसको लगे कि हमें थायराइड हो रहा है? जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया आपको कि जब कभी मरीज का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठंड बहुत लग रही है, उसका भूख कम लग जाना है, बाल बहुत झड़ रहे हैं,
माहवारी स्थिति उसकी अनियंत्रित हो जा रही है, तो जरूर थायराइड का एक बार टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि TSH, T4 और T3 कराना चाहिए। और जब कभी मरीज बहुत उसको लैट्रिन ज्यादा जाना पड़ रहा है, पतली लैट्रिन हो रही है, भूख ज्यादा लग रहा है, वजन कम हो रहा है, इस स्थिति में, और गर्मी ज्यादा लग रही है, नींद कम आ रही है, तो इसमें भी मरीज को थायराइड का जांच जरूर कराना चाहिए। साथ ही साथ उसको शुगर की भी जांच करानी चाहिए। भैया आपने कहा कि जांच करानी चाहिए, उसको लग रहा है थायराइड, तो जांच का सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत से लोग गलत तरीके से जांच कराते हैं, इसलिए रिपोर्टिंग में गलत हो जाती है। तो ये हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जांच का सही तरीका क्या है, रात में कब खाना खाएं, सुबह कब ब्लड निकलवाएं। देखिए, हम लोग पहले स्थिति बनती थी कि खाली पेट करने की जरूरत होती है थायराइड की। आज की तारीख में नए नए तरीके आ गए हैं थायराइड हार्मोन को जांच करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि थायराइड करने का सही तरीका सुबह 10 बजे से पहले करालें। हो सके तो खाली पेट कराएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो मरीज पहले से दवा खा रहे होते हैं थायराइड की, वो थायराइड की जांच के पहले ना खाएं, जांच देने के बाद अपनी दवा को खा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के कि सुबह खाली पेट और 10 बजे से पहले थायराइड की जांच अवश्य कराएं। तो दवा की डोज कैसे आप तय करते हैं? अगर रिपोर्ट आ जाए तो किस तरह से, मतलब उसकी उम्र को भी देखा जाता है, उसकी वेट को भी देखा जाता है, किस तरह से तय करते हैं? देखिए, दवा जो मरीज को दी जाती है, अगर हाइपोथायराइड है, जो कि एक सामान्य स्थिति है, सबसे सामान्य हाइपोथायराइड होता है। हाइपरथायराइड जो होता है बहुत ही एक तरीके से रेयर होता है। तो मैं जो दवा की स्थिति की बात कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग बातें होंगी। तो हाइपोथायराइड की जो दवा की स्थिति होती है, जिसमें मरीज को एक गोली खाना होता है, तो उसमें हम लोग वजन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। लगभग 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें मरीज की उम्र भी बहुत मायने रखती है। तो जो मरीज की उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो उसमें हम लोग कम मात्रा में ही डोज की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे मरीजों में कई बार हृदय की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। तो 60 साल से ज्यादा के मरीजों में, या जिनको पहले से हृदय की कोई बीमारी हो, कोई रिदम प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों में दवा की मात्रा काफी कम डोज में स्टार्ट करना पड़ता है, और उनको हम धीरे धीरे डोज में बढ़ाते हैं। अदरवाइज हम लोग जो है एक मोटे तौर पे 1 से 1.5 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं हाइपोथायराइड वाले में। हाइपरथायराइड में जो ब्लड रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से हम लोग जो दवा स्टार्ट करते हैं, हम कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल, वो हम लोग जो है निश्चित तौर पे जो है ब्लड रिपोर्ट के आधार पर स्टार्ट करते हैं। उसमें वजन का कोई रोल नहीं होता है। तो उसमें ब्लड की रिपोर्ट के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि मरीज को कितनी डोज देनी होती है। क्या थायराइड हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? बहुत से लोग अपनी डायग्नोसिस करने लगते हैं कि अब हम थायराइड नहीं आया तो चुपचाप दवा बंद कर दें, तो सही तरीका क्या है दवा बंद करने का? देखिए, जब कभी थायराइड की स्थिति होती है, सब क्लिनिकल बोलते हैं। सब क्लिनिकल का मतलब होता है कि थायराइड जो TSH होता है अपना 5 से 10 के बीच में हो, और साथ ही साथ उसका T4 नॉर्मल हो। ऐसे मरीजों में हम लोग कई बार दवा स्टार्ट करते हैं कम मात्रा में, और भविष्य में देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या बन रही है। अगर भविष्य में उसका थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो जाता है और मरीज कम मात्रा में डोज पे है, 25 माइक्रोग्राम में है या 12.5 माइक्रोग्राम का होता है, तो ऐसे मरीजों में हम लोग एक बार दवा बंद करने का ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन ये ट्रायल आपके चिकित्सक के माध्यम से ही होना चाहिए। आप अपने हिसाब से दवा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि और भी कई स्थिति होती है जिसमें हम लोग 25 माइक्रोग्राम की देने की जरूरत पड़ती है, हम उसी मात्रा में डोज देते रहते हैं। तो डेफिनेटली तौर पे या निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि दवा बंद हो सकती है, लेकिन वो स्थिति परिस्थिति पे निर्भर करेगा कि मरीज कितनी मात्रा में डोज ले रहा है, और उसको पहले से क्या बीमारी है, क्या बीमारी नहीं है, और उसका पहले का TSH कितना था, उसके आधार पे हम ये निर्धारित करते हैं। किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर साहब थायराइड जरूर लोग चेक कराते हैं, तो थायराइड का क्या रोल होता है ऑपरेशन के दौरान? देखिए, ये हार्मोन एक जैसे बताया मैंने कि शरीर में बहुत सारे इसके रोल होते हैं, जैसे शुगर कंट्रोल करना, कई बार प्रोटीन को, फैट को कंट्रोल करना हड्डियों का विकास के लिए। साथ ही साथ देखा जाता है कि ये मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी कभी किसी मरीज का ऑपरेशन होता है, तो हम प्रयास जानते हैं कि उसको जो है बेहोश किया जाएगा, और उसके जो बेहोश करने के बाद उसकी जो चेस्ट की मसल होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो उस स्थिति में जब उनका थायराइड अनकंट्रोल होगा, तो चेस्ट की मसल जो होंगी, जो सांस लेने के लिए मसल होती हैं, वो उतनी मजबूती प्रदान नहीं करती है। तो कई बार मरीज को एनेस्थीसिया से बाहर निकालना, या उसकी जो ट्यूब लगी रहती है उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, नंबर 1। नंबर दूसरा ये होता है कि जब कभी थायराइड अनकंट्रोल्ड है, मान लीजिए बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें जो मरीज में ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, कई बार खून रुकता नहीं है उसका। इसका कारण ये होता है क्योंकि उसके प्लेटलेट जो होते हैं, जो खून को रोकने के लिए अपना इंपॉर्टेंट माध्यम होता है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है।
तो ये दो मोटे कारण होते हैं कि जब कभी मरीज का हम लोग ऑपरेशन कराते हैं तो भाई अगर मेजर सर्जरी कराते हैं, माइनर सर्जरी में कई बार नहीं कराया जाता है, तो मेजर सर्जरी कराते हैं थायराइड टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि बार कि उसका वास्तविक आधार पे थायराइड स्थिति क्या थी वो देखने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलिएगा कि थायराइड होने का क्या कारण होता है? देखिए ये एक तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग जो स्थिति में तराई एरिया में है, तराई एरिया जो होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे जो है और आयोडीन डेफिशिएंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है थायराइड हाइपोथायराइड होने का। तो जब भी कभी नमक जो लेते हैं हम लोग, ये ध्यान है कि वो आयोडाइज युक्त नमक होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा जो होता है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जिसे हम टीएलसी बोलते हैं, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो आपके जाके थायराइड ग्लैंड को ही डैमेज कर देती हैं, तो उसे ऑटो इम्यून हाइपोथायराइड बोलते हैं। ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारण होता है। उसके अलावा कभी अगर किसी को पहले कभी रेडिएशन मिला हो या कभी थायराइड की सर्जरी हो रखी है या फिर जो है और भी कुछ दवाइयां होती हैं जिसके कारण ये थायराइड की बीमारियां हो जाती हैं, तो ये लेकिन दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी और एक ऑटोइम्यून डिसीज। यानी कि जो इस क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, काफी सावधान रहना पड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना होगा कि आपको मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण होता है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड होने का। तो एक तरीके से चक्र बन जाता है कि आदमी सोचता है कि थायराइड की वजह से मोटापा हो रहा है और जो है वजन कम नहीं कर पाता है, तो कई बार वो थायराइड की दवा स्टार्ट करनी पड़ जाती है, फिर भी वजन कम नहीं होता है उसका और थायराइड का अनकंट्रोल रहता है। तो मोटापा भी एक इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड होने का। तो आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल खास आपके लिए समय लेके आए हैं, जो एक डायबिटीज, थायराइड एवं हार्मोन्स रोग विशेषज्ञ हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए और इनकी बातों को आप नोट करके भी रखिए। डॉक्टर साहब, हम लोग बातचीत कर रहे थे थायराइड पे, तो गर्भवती महिलाओं को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो हम देखते हैं कि ये पहले थायराइड हमारी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है। हाइपोथायराइड की बात करेंगे या हाइपरथायराइड की बात करेंगे तो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो हाइपोथायराइड के बारे में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है। वैसे भी सामान्य में देखा जाए तो हाइपोथायराइड ज़्यादा सामान्य बीमारी है। तो गर्भवती महिलाओं में जब कभी थायराइड डिटेक्ट होता है या फिर महिलाओं को अगर पहले से थायराइड है बाद में गर्भवती हो रही है, तो वैसी स्थिति में जो है हम लोग थायराइड की दवा स्टार्ट करते हैं और थायराइड दवा बढ़ाने की डोज पड़ जाता है। तो उसका जो डोज होता है जनरली हम लोग 1.5 गुना करना पड़ता है अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी हो रही है और पहले से दवा खा रही है तो। और अगर उनको मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड मालूम होता है, तो अगर मान लीजिए नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में है, वो उनको प्रेगनेंसी नहीं है, तो कई बार हम दवा स्टार्ट नहीं करते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग जो है अगर हमारा TSH 4 से ज्यादा ही हो जाता है तो हम लोग मरीजों को दवा उस स्थिति में स्टार्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी महिलाओं में। उसका असर बच्चों पे नहीं, अगर नहीं स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि बच्चों की मानसिक जो विकास होता है, मानसिक विकास या ब्रेन का डेवलपमेंट बोलते हैं जिसको हम लोग, वो कमजोर हो जाए। बहुत अच्छी बात बताए। बहुत सी महिलाएं दिमाग में आता है कि हम खाएंगे तो बच्चे का असर। नहीं, देखिए ये बच्चों को जो जरूरत है, अब ये नहीं कि मात्रा बढ़ा दे उसकी ज्यादा अपने आप, वो तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही मात्रा बढ़ेगी, लेकिन दवा की जरूरत है तो दवा खानी चाहिए। ये ना हो कि जो है वो अपनी दवा बंद कर दे या दवा अपने हिसाब से ना स्टार्ट करे, सोचे कि जबरदस्ती स्टार्ट कर दिया गया, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत रह जाता है लेकिन समय हमारे पास कम रहता है, तो हम चाहते हैं कि चलते चलते सबसे खास चीज़ कि हर मरीज सोचता है कि हम क्या खाएं पिएं कि हमारा थायराइड पे असर ना पड़े। इसमें खान पीन पे क्या कहेंगे? देखिए, आयोडीन एक तरीके से कहा जाए कि दुधारी तलवार है। तो इसकी मात्रा जो नॉर्मल नमक खाते हैं, बोलते हैं नॉर्मल नमक की मात्रा प्रतिदिन 6 ग्राम से 7 ग्राम के बीच होनी चाहिए, और मरीज को जो है उस स्थिति में आयोडाइज नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात कहूंगा कि किसी को हाइपोथायराइड है तो हम लोग उस केस में गोभी की मात्रा ज्यादा ना खाएं, या खाएं तो अच्छे से पकाकर खाएं, और सोयाबीन हो थोड़ा सा इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। दही की बोलते हैं कि दही थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, लेकिन दही के बारे में मैं आपको इसलिए मना करूंगा कि दही में कैल्शियम ज्यादा होता है और ऐसा तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो गोभी, ब्रोकोली खाते हैं तो कम मात्रा में खाएं और उसको प्रॉपर तरीके से पकाकर खाएं, और सोयाबीन की मात्रा थोड़ी कम कर दें। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को समय दिया। तो आप देख रहे थे डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल कितनी बढ़िया तरीके से थायराइड के बारे में आपको बता रहे थे। खास बात यह है कि आप अपनी डॉक्टरी मत कीजिए,
थायराइड अगर है तो आप चिकित्सक विशेषज्ञ से दिखाइए और उनकी राय पे दवा स्टार्ट कीजिए, उनकी राय पे दवा बंद कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, दीजिए इजाजत।